संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। भैया आज 4 सितंबर है और 4 सितंबर के समाचार आप मन के आगू लेकर के हाजिर हुए हैं। लेकिन आज के समाचार शुरू करे ले पहले मोला व्यंग्यकार शरद जोशी के दुठी पंक्ति बने च याद आते। हालात जैसे जैसे देखा था हमारे प्रदेश के हमारे देश के ये पंक्ति मन ला याद करे के बने इच्छा हुई। आप मन कर घलो साझा करत हूँ, समझिएगा और आप मन भी बताइएगा कि पंक्ति कितना सही लिखी है। तो शरद जोशी, हिंदी में आता हूँ और कहता हूँ, शरद जोशी जो बहुत जाने माने व्यंग्यकार हैं, उन्होंने एक बार प्रशासन के बारे में लिखते हुए कहा था कि प्रशासन किसी भी मामले को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाना पसंद करती है और ये कदम इतने ठोस होते हैं कि उठ ही नहीं पाते हैं। पता नहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर ठोस कदम को थोड़ा हल्का करके कब उठाया जाएगा, भगवान जाने, इंतजार रहेगा। और दूसरी पंक्ति जो मुझे याद आती है, बरसात आई तो याद आई, ये पंक्तियाँ, ये गीत नहीं गा रहा था मैं, बरसात आई तो याद आई, इन पंक्तियों को बताता हूँ। वो कहते हैं कि सड़क जो होती है उसमें गड्ढे तो साल भर रहते हैं, हमेशा रहते हैं, बस बरसात में उन गड्ढों की पहचान जो है वो हमें हो पाती है। तो भाई अभी बरसात भी आई, सड़कों के गड्ढों से हम परिचित भी हो गए, सड़कों के हालात आप देख ही पा रहे होंगे। हर चीज को कोरोना के आंकड़े या दायरे बता करके बांधा नहीं जा सकता। सरकार ने हमें और आपको कह दिया कि भाई मास्क लगाइए और अपना मुंह और अपना नाक बंद करके रखिए, और खुद कोरोना का मास्क अपनी आंखों पर चढ़ा करके बैठ गई है। ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त। तो इसके लिए आपको और हमको मिलकर के कुछ करना होगा। तो प्रयास आप भी करें, हम भी आपके साथ कर रहे हैं। न्यूज़ पे आता हूँ, बहुत बातें हो गई। पहली न्यूज़ 2 शिक्षकों की है, बुधिराम साहू और डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप राठौड़। ये दोनों छत्तीसगढ़ के शिक्षक हैं जिन्हें साल 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार, ध्यान रखिए नोबेल पुरस्कार नहीं है, नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले दुनिया भर के जो बेहतरीन शिक्षक हैं या साहित्यकार हैं उनमें से चुन करके दिया जाता है। छत्तीसगढ़ से भी इस साल इन 2 शिक्षकों का चयन हुआ है और शिक्षक जो जगत जो है वो इन दोनों की बधाइयों की अभी पुल बांध रहा है। तो हम भी याद कर लेते हैं ये 2 नाम। इसके बाद बात करेंगे, एक्चुअल में तो पहला समाचार मैं यही बताना चाह रहा था, लेकिन भाई बुरी खबर से शुरू करें, इससे बेहतर है कि अच्छी खबर पे बात कर लें। तो अब बुरी खबर पे आते हैं। आत्महत्या मामलों का एक आंकड़ा जारी हुआ है और इस आंकड़े के आधार पर छत्तीसगढ़ आत्महत्या के मामले में पूरे देश में 9वें स्थान पर कायम है। ये स्थान पिछले साल की तुलना में और बढ़ गया है, यानी कि हम खराब से बदतर स्थिति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आत्महत्या की अगर देखें तो दर देखें तो 8.3% दर की वृद्धि हुई है आत्महत्या दर में। इसके अलावा अगर साल 2019 का मैं आंकड़ा उठाऊं तो 7,629 लोगों ने हमारे प्रदेश में आत्महत्या की। सिर्फ एक एक्टर के मरे जाने पर हम बहुत दुख मना लेते हैं। आपके अपने प्रदेश से 7,629 लोगों ने आत्महत्या की है। उस एक्टर का जो होना है वो तो होगा, पर इनका क्या होगा, इनके परिवारों का क्या होगा, क्या पता। खैर, और भी बताता हूँ कुछ आंकड़े जो आपको जानने चाहिए। हमारा प्रदेश जो किसानों का बाहुल्य प्रदेश कहलाता है, उसी प्रदेश में जहाँ किसानों के लिए खूब सारी योजनाएं हैं, किसानों की आत्महत्या के मामले में हम 6वें स्थान पर हैं। खुश होया जा सकता है ये सोच करके कि हम पहले नहीं हैं, दूसरे नहीं हैं, लेकिन 6वां स्थान भी कोई बहुत अच्छा स्थान तो नहीं माना जा सकता। और बेरोजगारी पे बात हो रही है तो ये बताना तो जरूरी ही था कि पिछले साल यानी साल 2019 में बेरोजगारों द्वारा आत्महत्या जो की गई उनकी संख्या 329 है। यानी आपके और हमारे जैसे 329 भाई इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, इसी उम्मीद में कि रोजगार आएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। संकरी, ये जगह रायपुर में, आपको पता ही है, यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया गया था, ये भी आप जान रहे होंगे। और अब अच्छी खबर यहाँ से निकल करके आई है। 72 दिनों का समय लगा जब से इस प्लांट को स्थापित किया गया था और वहाँ वेस्ट मैनेजमेंट का कार्यक्रम चलाया जा रहा था। खाद बनाएंगे ऐसा कहा जा रहा था। इसकी पहली लॉट या पहली खेप जो है बन करके तैयार हो गई है और खाद की फर्स्ट खेप तैयार होने के बाद अब माना जा रहा है कि कार्य में तेजी आएगी और 50 दिन के भीतर ही आपको ये खाद जो है वो मिलने लगेगी लगातार। इतना लंबा समय नहीं लगेगा। तो एक आंकड़ा जो सामने आया वो बड़ा रोचक है कि हर दिन इस प्लांट से 30 टन खाद तैयार हो सकेगी, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ये अगर कम उपलब्धि अगर आपको लग रही है तो दूसरी उपलब्धि और बेहतर लगेगी। इसी प्लांट से 500 टन कचरे का निपटारा
हर दिन किया जाता है, जिसमें गीला और सूखा कचरा दोनों अलग अलग मौजूद बांटा जाता है और अलग अलग तरीके से उसका निपटारा किया जाता है। तो भाई उम्मीद है नया रायपुर इसके बाद जो अपने स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग है उसमें बहुत उछाल दर्ज करे और आपका और हमारा प्रदेश गौरवान्वित हो। खैर, अगली न्यूज पर आते हैं। धमना नदी, आमतौर पर आप सांप के बारे में सुनते होंगे, नदी के बारे में भी जानिए। धमना नदी, मैं बोला ना छत्तीसगढ़ अंचल में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी जानना बाकी है, उन्हीं में से यही है। धमना नदी जिला कवर्धा में है, कांदावनी करके एक जगह पड़ती है, पर्यटन केंद्र भी है वो कवर्धा का, वहाँ ये नदी है और इसी नाम का एक जलप्रपात भी है। नदी बहुत स्थानीय है, छोटी सी नदी है और इसलिए ज़्यादा चर्चा में नहीं रहती, लेकिन इस बरसात ने सब कुछ रोचक बना दिया है और उसी में निकल करके आया ये न्यूज़, धमना नदी और उस पर बने हुए जलप्रपात। और इसकी अगर बात करें तो ये हाफ नदी में जा करके इसका संगम हो जाता है धमना नदी का, और इस पर जलप्रपात भी बना हुआ है जिसकी फोटो मैं पीडीएफ में भेज दूंगा, जो जुड़े हैं वो पीडीएफ में देखते ही होंगे न्यूज़ का डिटेल। अब बात करते हैं इथेनॉल प्लांट की। तो इथेनॉल प्लांट बनने का बहुत दिन से सफर चल रहा था और फाइनली इसको अब मंजूरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहाँ बन रहा है अब ये बात कर लेते हैं। जो अभी जुड़े हैं मुझसे, जो पहले से हैं, वो तो ये न्यूज़ पहले कवर कर चुके, हम जान रहे होंगे। तो भोरमदेव सहकारी शक्कर संस्थान कहाँ है? कवर्धा में है। यहाँ ये बनने वाला है इथेनॉल प्लांट, यानी कि अब बायोफ्यूल भी बन सकेगा। हमारे गन्ना उत्पादन केंद्र जहां से शक्कर बनाई जाती है, या गन्ना संग्रहण केंद्र जहां शक्कर बनाई जाती है, वहां इथेनॉल जैव ईंधन के रूप में काम करता है। तो इस प्लांट को बनाने के लिए ट्रिपल पी मॉडल अपनाया जा रहा है। क्या होता है ट्रिपल पी मॉडल? तो ट्रिपल पी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां सरकारी हिस्सेदारी भी रहेगी और प्राइवेट सेक्टर की भी हिस्सेदारी रहेगी। तो इसके लिए कुछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसका पहला जो चरण है वो पूरा कर लिया गया है। आरक्यूएफ कंप्लीट हो गया है, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन। इसमें क्या होता है, कंपनी से उनके टेंडर मंगाए जाते हैं और फिर जिन्होंने सबसे बेहतर बोली लगाई होती है, जो राज्य सरकार के लिए हितकारी हो, उसे टेंडर मिल जाता है और काम शुरू हो जाएगा। तो अब मान करके चल सकते हैं इथेनॉल प्लांट शुरू होने वाला है। वैसे हम धान से भी इथेनॉल प्लांट बनाने की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं बस्तर ने एक बहुत बेहतरीन उपलब्धि दर्ज की है और मेरा तो खास प्रेम आप जानते हैं बस्तर से। तो बस्तर की इस बार की जो उपलब्धि है वो ये है कि संस्थागत प्रसव क्या होता है, यानी हॉस्पिटल आदि में या जो प्रसव केंद्र होते हैं वहां डिलीवरी के मामले में बस्तर पूरे देश में सबसे अग्रणी जिला बन करके, सबसे पहला जिला बन करके उभर करके सामने आया है। वो बस्तर, जिसे लोग पिछड़ा जिला और बाकी पता नहीं तरह तरह की चीजें कहते हैं, वो बस्तर जिला इस संस्थागत प्रसव के मामले में पूरे देश में मिसाल बनकर के सामने आया है। और आप परसेंटेज देखें, बस्तर में संस्थागत प्रसव का दर है 96%, जबकि देश का भी जान लेना जरूरी है। देश में 78.9% है और हमारे राज्य का भी जान लेते हैं, बहुत खास नहीं, लेकिन 70.2% हमारे राज्य में संस्थागत प्रसव की दर है। और इसमें अगर 96% बस्तर का है तो ये उपलब्धि है। अब इसमें योगदान एक योजना का दिया जाना चाहिए, मांझी योजना। मैं इसके बारे में पहले भी चर्चा किया हूं, जो मुझसे जुड़े हैं वो अगेन ये न्यूज़ बहुत डिटेल में जानते होंगे, फिर भी जो आज देख रहे हैं वो जान लीजिए। मांझी योजना, जैसे आप जानते ही होंगे कि हमारे यहाँ 4 पहिया वाहन की व्यवस्था की गई है ना, जिसमें प्रसव के दौरान महिला को हॉस्पिटल ले जाने और वापस लाने की सुविधा दी जाती है। उसी तरह बस्तर चूंकि दुर्गम अंचल है, पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ 4 पहिया वाहन का संचालन संभव नहीं हो पाता है। इसी कारण से वहाँ बाइक के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि संस्थागत प्रसव के लिए महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जाए और वहां से वापस लाने की सुविधा दी जाए। 400 से 700 किलोमीटर के रेडियस में ये कवर करते हैं, तो बहुत उपलब्धि और बधाई हो। 400 से 700 रुपए के दाम पर कवर करते हैं, ठीक है, इतना उनको मूल्य मिलता है मांझी योजना में, अलग अलग किलोमीटर के हिसाब से। तो बहुत बहुत बधाई बस्तर को। अब बात करते हैं अगली न्यूज़ पर। बस्तर से ये एक और है मुर्गा गाली। मुर्गा गाली, गाली नहीं देना, लेकिन मुर्गा गाली जो है वो बस्तर में मुर्गा लड़ाई को कहा जाता है। और ना साउथ में बेसिकली तेलंगाना जो क्षेत्र है वहाँ ये कल्चर का हिस्सा है, जहाँ 2 मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है। उनके जो पैर के हिस्से होते हैं उसमें धारदार चाकू जैसी चीज बांध दी जाती है और उनको आपस में लड़ाया जाता है। अब मेनका गांधी ना सुन ले, वरना थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, वो हर चीज पर इसमें नजर रखती हैं। लेकिन ये बस्तर की परंपरा संस्कृति का हिस्सा है और 2 मुर्गों की लड़ाई की जाती है, जिससे पहले उनको तैयार भी किया जाता है और हाट बाजार का मुख्य आकर्षण केंद्र होता है बस्तर में। फिर चाहे वो बस्तानार हो या चिंतालार हो, इन सारी जगहों पर ये आयोजन होते हैं। लेकिन इस साल कोविड-19 के कारण ये अधूरा अधूरा सा था, तो इसलिए समाचार बन करके सामने आया। अब बात करते हैं अगली न्यूज़ पर। तुम्मानखोल या तुम्माण जिला कोरबा में मौजूद है और इस पर अभी क्या न्यूज़ बन करके आई।
यहाँ एक पुरातात्विक केंद्र बनाया गया था जहां साक्ष्य रखे जा रहे थे, लेकिन लगातार यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको बस्तर भेज दिया जा रहा है या उनके बार बार ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इस कारण ये जगह संरक्षित नहीं हो पा रही है, यही मांग उठाई गई और इसलिए समाचार सामने आया। तो आप भी थोड़ा बहुत जान लीजिए तुम्बाड़ के बारे में। तुम्बाड़ छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश, जो मध्यकाल का सबसे बड़ा राजवंश है, उसकी पहली राजधानी थी। कहते हैं कलिंग राज नाम के एक शासक आए और यहां फिर उन्होंने तुम्बाड़ में अपने गढ़ या अपने केंद्र की स्थापना करके यहीं को राजधानी के रूप में बना करके शासन करना शुरू किया था, जब तक कि फिर रतनपुर नहीं पहुंचे रत्नदेव ले करके, तब तक तुम्बाड़ केंद्र बना रहा। वैसे रत्नदेव ने भी या उनके बाद आने वाले पृथ्वीदेव ने भी तुम्बाड़ को भूला नहीं और वहां अनेक मंदिर, तालाब आदि का निर्माण कराया, जिनमें एक जो किला है जो बहुत खास है, जिसको अब संरक्षित नहीं किया गया तो पूरी तरह समाप्त हो रहा है, सतखंडा महल। अब इसके केवल अवशेष ही क्या कहें, बस इसकी ईंटें और पत्थर ही मिल पाते हैं। बुजुर्ग बताते हैं वहां के कि यहाँ सतखंडा महल हुआ करता था, 7 खंडों में बटा हुआ, जटाशंकर नदी के तट पर। तो वो दर्शनीय हो सकता था, संरक्षण के अभाव में अब हमारे पास इसके केवल जानकारी रहेंगी। और एक मंदिर का जिक्र आता है, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर। और जब आप छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ते हैं पृथ्वी देवेश्वर मंदिर वहां स्थित है, लेकिन इतने सारे मंदिरों की श्रृंखला के बीच कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि इसमें से कौन सा पृथ्वी देवेश्वर मंदिर है। ये भी एक समस्या है। इसके अलावा और भी मंदिर है, महिषासुर मर्दिनी मंदिर वहां मौजूद है, जो कि बहुत आकर्षण का केंद्र है। तो कभी तुम्बाड़ जाना हो तो बिताएं कुछ समय यहाँ। अब बात करते हैं बूढ़ा पहाड़ की। तो यार आज जो छत्तीसगढ़ की ऐसी जगह जो कम सुनी गई, कम जानी गई, उस क्रम में हम लेकर के चलेंगे बूढ़ा पहाड़। बूढ़ा पहाड़ के लिए आपको जिला जशपुर जाना पड़ेगा और जशपुर में पहुंचना पड़ेगा कुनकुरी। कुनकुरी के निकट ही ये पहाड़ स्थित है, बूढ़ा पहाड़, जहां ये अरुण शर्मा जी एक छत्तीसगढ़ के समझ लीजिए दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करते हैं और जानकारी सामने लाते हैं। तो उनके बकौल या उनकी जानकारी के हिसाब से ये निकल करके सामने आया कि बूढ़ा तालाब, बूढ़ा पहाड़, तालाब पे इतना समाचार आ गया कि बूढ़ा तालाब ही निकलता है। बूढ़ा पहाड़ इतना पुराना है, त्रेता युग के समय से, इसलिए उसका नाम ऐसा पड़ गया है। और ऐसा कहते हैं कि राम जी ने जब 14 वर्ष वनवास काटा था, उस बीच में वो बूढ़ा पहाड़ में भी आए और यहाँ भगवान शिव की आराधना की। ऐसे जगह बनी हुई है वहां। उसके अलावा वहां पाताल तोड़ कुआं मिलता है, यानी जमीन से पानी निकल रहा है, ऐसा कुंड भी है वहां। और ऐसे कई कुंड हैं वहां, एक की तो गहराई नहीं नापी जा सकती है, बाकी जितने हैं वो 10 फीट 15 फीट की गहराई वाले, और इनमें हमेशा पानी रहता है, चाहे मौसम कैसा भी रहे। ये भी एक रोचक तथ्य है। इस जगह की एक और रोचक जानकारी बताते हुए अरुण शर्मा जी कह रहे थे कि ये जो जगह है वहाँ आबो हवा या वहाँ की जो क्लाइमेट वेदर है वो बिल्कुल बाकी जगह से उलट रहता है। यानी ठंडी में यहाँ गर्मी जैसी एहसास होता है और गर्मी के समय ठंड का एहसास होता है, और रिफ्रेशिंग है वो जगह। और उसके अलावा हिमालय में जैसी जड़ी बूटियां मिलती हैं वैसी जड़ी बूटियां यहाँ भी पाई जाती हैं। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान राम सच में आए होंगे या ऐसा कुछ हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हुआ हो, जो लोग बहुत विरोध करते हैं धार्मिक भावनाओं का, वो ये जान लीजिए भौगोलिक भी अगर हो तो अगर आपके अंचल में हो रहा है ऐसा भौगोलिक चेंज या परिवर्तन, तो भाई वो याद करने और घूमने की जगह तो बन ही जाती है। तो आप आध्यात्म से याद करिए या भौगोलिक कारणों से, याद तो आपको करना पड़ेगा। फिर ये जो समाचार है यहाँ पर डन करते हैं, और आज का समाचार में इससे ज़्यादा और कुछ था भी नहीं, तो हम कल मिलेंगे। कल शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस को याद करते हुए देखते हैं छत्तीसगढ़ के किन शिक्षकों को क्या पुरस्कार मिल रहा है, और अगर मिल गया तो उनकी सूची शेयर करते हुए मुलाकात करेंगे। तब तक ध्यान रखना है अपना और अपनों का। अनलॉक हो गया है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है।